जुगाड़ बहू की गरीब कंटेनर ससुराल में होली। मैंने चारों तरफ फूलों की लड़ियां लगा दी हैं। ललिता सुलेखा देखकर बताओ कैसा लग रहा है। तभी होली के पकवान बनाने में जुटी ललिता सुलेखा उस जुगाड़ू कंटेनर घर को देखती है। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू बरसे जा रहे थे। अरे वाह, इन लाल पीले फूलों की लड़ियों ने तो हमारे जुगाड़ू कंटेनर घर में चार चांद लगा दिए। चलो कंचन, अब जल्दी से आकर गुजिया घड़ने में मदद कर दो। ठीक है, तब तक मैं मालपुआ, गुलगुले और पकौड़ी बना लेती हूँ। वैसे जितनी गरीबी भरे दिन हमने देखे हैं, ये होली के खुशियों भरे रंग, गुलाल, मिठाई, पकवान हमें खाने को नसीब होगा। आखिरकार कौन सी कष्टदायक परिस्थितियों के चलते इन गरीब बहुओं को कंटेनर को अपना ठिकाना बनाना पड़ा था। आइए देखते हैं। जहां गरीब कंचन अपने कच्चे मकान के आंगन को बहार रही है। हे भगवान, ये पतझड़ का मौसम तो बड़ा दुख देता है। कितना भी झाड़ू लगा लो, आंगन में पत्ते बिखरे रहते हैं। पत्तों का ढेर लग गया है, सलाई मारकर जला देती हूँ। तभी आंगन में चूल्हा लीप रही ललिता को सूखे पत्ते देखकर जुगाड़ आता है। कंचन, ये पत्ते कितने करारे हैं, इसकी आंच धाएं धाएं जलेगी, 2-4 टाइम के ईंधन का जुगाड़ हो जाएगा। ये लो, इस बांस की टोकरी में बटोर कर रख दो। कंचन उन सारे सूखे पत्तों को उपलों से भरे ईंधन की टोकरी में रख देती है। तभी दोनों की नजर पड़ोसन के यहाँ जाती है, जो अपने घर की होली के लिए रंग पुताई करवा रही थी। बहन जी, ये लड्डू कलर और नारंगी रंग से घर की रंगाई पुताई करवाएंगे तो खूब रौनक आएगी। रंग तो खिल रहा है, मगर पक्का रंग तो है, उतरेगा तो नहीं? बहन जी निश्चिंत रहिए, नैरोलेक पेंट है, बिल्कुल पक्का रंग है, सालों साल चलेगा। डन भैया, एक एक दीवारों को अच्छे से पेंट करना। वैसे मैं तो होली दिवाली पर अपने घर में पेंट करवा लेती हूँ, वरना मेरे पड़ोसी तो इतने गए गुजरे गरीब हैं, घर की हालत एकदम खंडहर जैसी हो गई है, ना जाने कैसे रहते हैं। घमंडी पड़ोसन रंजना दरअसल शोभा और उसकी 3 गरीब बहुओं को ताना मार रही थी। सच में सुरेखा जीजी, हमारी मकान की हालत एकदम फीकी और झज्जर हो गई है। हमें मकान मालिक को बोलकर पेंट करवाना चाहिए। 1-2 हफ्ते बाद होली है। माँ जी, आप क्या कहती हैं? नहीं ललिता बहू, रहने दो। जितने का मकान मालिक घर की पुताई नहीं करवाएगा, किराया बढ़ा देगा। मेरे बेटे कितनी कठिनाई से कंटेनर में खून बहाकर 100 से 200 रुपए कमाते धमाते हैं, उसमें पारिवारिक खर्चे पूरे नहीं पड़ते। फिर तीनों बहू खाने की तैयारी में जुट जाती हैं। भगवान करे हमारे पतियों को बढ़कर पगार मिल जाए, ताकि होली पर बच्चों के लिए थोड़े पुए पूरी पकवान बना पाएंगे। अरे ओ नमक हराम, चल जल्दी जल्दी हाथ चला। और अभी तक तूने ये अनाज की बोरी कंटेनर में नहीं ला दी। बोरे बहुत भारी है साहब, कंधा अकड़ गए ढोते ढोते। ससुर, तीनों के तीनों भाई एक की थाली के चट्टे बट्टे हो। काम चोरी करवा लो, पगार पूरी चाहिए, काम आधा करना है। चल भाग यहाँ से। तभी प्रकाश इंदर भी मदद करवाते हैं। कुछ देर बाद, सेठ जी, सांझ ढल गई है, आज की दिहाड़ी हमारी दे दीजिए। सेठ जी, होली का टाइम है तो थोड़ा 1000-2000 रुपया ज्यादा चाहिए था। बीवी बच्चों को कपड़े दिलाने थे और राशन भरवाना था। मैं तुम लोगों को एक फूटी कौड़ी नहीं ज्यादा देने वाला। ये दिहाड़ी पकड़ो और चलते बनो यहाँ से। तीनों हताश मन से थैली में थोड़ा राशन लिए घर पहुंचकर देखते हैं कि मकान गिर चुका है और सब लोग बाहर बैठे हैं। तभी दोनों बच्चे कान्हा रानी रोते हुए आकर उनसे लिपट जाते हैं। पिताजी हमारा घर टूट गया, अब हम होली किसमें मनाएंगे? कान्हा बेटा, रो नहीं, चुप हो जाओ। पिताजी आ गए है ना, भगवान भी बड़ा निर्दयी है, सारे दुख दर्द गरीबों के भाग्य में लिख देता है। तुम तीनों सामान बांध लो। कुछ देर में गरीब परिवार सामान बांधकर कमरे की तलाश में निकल जाते हैं, जहां होली का बाजार, रंग बिरंगी गुलाल, पिचकारी, नए नए कपड़े, खिलौने, बंदूक भी बिक रही थी। सड़क पर नंगे पैर चलते हुए बुजुर्ग शोभा के छाले पड़ जाते हैं। हे राम, मुझको और चला नहीं जाएगा। ओहो। तुम लोग माँ के साथ यहीं रहो, हम देख कर आते हैं कोई कमरा सस्ते भाड़े पर मिल जाए तो। जी अच्छा। तीनों भाई हर तरफ जाकर पता करते हैं, लेकिन इतनी महंगाई में सस्ते में कमरा कहाँ मिलता। सब हताश होकर लौट आते हैं। सब लोग फुटपाथ पर खुले आसमान के नीचे बैठकर गुजारते हैं। अगले दिन तीनों भाई कंटेनर के कारखाने में जाकर काम करते हैं कि तभी, और सुनो, जरा जाते वक्त ये कंटेनर ले जाना और भंगार में बेच देना, इसे जंग खा गया है। तीनों भाइयों ने उस विशाल कंटेनर को देखा और उन्हें पिछले रात की बेबसी का भरा मंजर याद आ गया। कैसे सबको फुटपाथ में सोना पड़ा। इस कंटेनर को हम ले चलते हैं,
भंगार वाला आनाकानी करके मुश्किल से 50 रुपए देगा। क्या पता हमारी जुगाड़ू पत्नी इसका इस्तेमाल कर ले। जैसे तीनों कंटेनर को घर लाते हैं तो उनकी जुगाड़ू पत्नियों को उम्मीद की किरण मिल जाती है। ये कंटेनर तो एक विशाल घर जितने बड़े आकार का है, इसमें हमारा पूरा परिवार आ जाएगा। मगर सुरेखा, इस कंटेनर को अच्छे से साफ करना होगा, देखो कितना जंग लगा है। हमें इस कंटेनर में दरवाजे खिड़कियां लगाने के लिए लकड़ियां चाहिए होंगी। आप तीनों भाई लकड़ी ले आइए। तीनों जुगाड़ बहुएं खुले मैदान में कंटेनर को अच्छे से टिकाती हैं और कड़ी मेहनत झोंक कर कंटेनर के जंग को साफ करती हैं और फिर लकड़ियां इकट्ठा करके दरवाजे खिड़की बनाती। कंटेनर घर देखकर दोनों बच्चे खुश होते हैं। अरे वाह माँ, ये कंटेनर घर तो उस किराए वाले कच्चे घर से भी बहुत ही सुंदर है। दादी दादी, इस बार हम धूमधाम से होली का त्योहार मनाएंगे ना। पिताजी और चाचा हम नए कपड़े दिलाएंगे और चाची मम्मी हमारे लिए मालपुए, गुलगुले, गुजिया और बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे पकवान बनाएंगे ना। दोनों बच्चों के दिल में होली का त्योहार मनाने का अरमान लगा देखकर शोभा रो पड़ती है। बेघर हो जाने के चलते सबका मन टूटा हुआ था। तभी तीनों जुगाड़ बहुएं साहस जुटाकर कहती हैं, हाँ बच्चों, हम लोग इस बार धूमधाम से होली का त्योहार मनाएंगे, वो भी अपने नए नए कंटेनर घर में। मगर बहू, तुम लोग बिना पैसों के पकवान, रंग गुलाल, पिचकारी का इंतजाम कहाँ से करोगे? सब हो जाएगा माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। सुरेखा, कंचन, चलो मेरे साथ। तीनों बहुएं काम की तलाश में कोठियों में दर दर भटकती हैं, मगर उन्हें काम नहीं मिलता। तभी वो एक माली को कई सारे फूलों से भरे हुए डाली को फेंकते हुए देखती हैं, जिससे उसे जुगाड़ आता है। माली काका, अगर ये फूल और पत्ते आपके काम के नहीं है तो क्या हम ले लें इसे? हाँ बेटिया, ले जाओ, बगिया की छटाई की है, उसी में से निकाले हैं। हो गया हमारे रंग गुलाल का जुगाड़। अब हम बिना पैसे खर्च किए इन रंग बिरंगे फूल और पत्तों से शुद्ध गुलाल तैयार करके होली के बाजार में बेचेंगे। घर आकर तीनों गुलाल बनाती हैं, जैसे कि गेंदे के फूल से पीला गुलाल, गुड़हल के फूल से लाल गुलाल और पत्तों से हरा गुलाल बनाकर बाजार में बेचने जाती हैं। आइए आइए और थोक सेल में खरीदिए खुशबूदार फूलों से तैयार शुद्ध होली के रंग बिरंगे गुलाल। देखते ही देखते उन तीनों गरीब जुगाड़ू बहू से खुशबूदार गुलाल खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ जम जाती है और सारे गुलाल बेचकर वह अपने कंटेनर घर लौटती हैं। भगवान की दया से हमारा गुलाल का व्यापार अच्छा खासा हुआ। इतनी पूंजी बन गई है कि कल से हम बाजार में होली के पकवान जैसे कि गुजिया और मालपुआ भी बनाकर बेचें तो लोग खरीदेंगे। वैसे भी आजकल त्योहारों पर लोग रेडीमेड पकवान बने हुए ही खरीद कर ले जाते हैं, खास करके गुजिया। फिर क्या था, तीनों पकवान का सामान सूजी, घी, मैदा, खोया खरीद कर लाती हैं, जिसमें गुजिया बनकर तैयार हो जाता है। देखो, लगभग आधे किलो खोया, आधे किलो मैदा में हमने कितनी सारी गुजिया बना ली। चलो इसे चाशनी में डुबो दो। अगर एक गुजिया भी हम 10 रुपए में बेचे तो होली के त्योहार का खर्चा निकल जाएगा। तभी कान्हा एक प्लास्टिक की बोतल में पानी भरकर अंदर आता है और उन तीनों के साथ खेलने लगता है। होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। अरे 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 मेरे नटखट कान्हा, तुमने बोतल में पानी क्यों भरा है? कंचन चाची, हमें पता है कि पिताजी का काम अच्छा नहीं चल रहा है तो उनके पास हमारे लिए पिचकारी दिलाने के पैसे नहीं होंगे, इसलिए हमने इस प्लास्टिक की बोतल को ही अपनी पिचकारी बना लिया। हम इसी से होली खेलेंगे। ये सुनते ही तीनों का दिल भर आता है। तभी सुरेखा को प्लास्टिक की बोतल देखकर जुगाड़ आता है। अगर हम तीनों चाहें तो इस प्लास्टिक की बोतल से पिचकारियां तैयार कर सकते हैं और इन पर रंगाई करके 20-30 रुपए में आसानी से पिचकारी बेच सकती हैं। सुझाव तो बहुत अच्छा है। जैसे हमने कंटेनर से घर बनाया वैसे पिचकारी बनाएंगे और प्लास्टिक की बोतल कबाड़ी की दुकान पर 10-20 रुपए में आ जाएगी। फिर तीनों बहुत सारे प्लास्टिक की बोतल खरीद कर ले आती हैं। अब एक बहू उसे पिचकारी का आकार बनावट देती है और उसे पेंट करके सुखाती है और आज वह होली के बाजार में रंग गुलाल, पिचकारी, पकवान सब बेचकर अच्छी आमदनी कमाती हैं। होली वाला दिन भी आ जाता है जहां तीनों मिलजुल कर अपने कंटेनर घर को खजूर के नए झाड़ू से साफ करती हैं और फिर हाथों से फूलों की लड़ी बनाकर सजावट करती हैं और तरह तरह के मीठे तीखे पकवान बनाकर सबको परोसती हैं और इस तरह कंटेनर घर में उनकी होली रंगों भरी गुजरती है। इतना गड्ढा काफी है या अभी और खुदाई करें? ये तो काफी कम है, अभी तो हमें और खुदाई करनी है, वरना हम जमीन के नीचे ठीक से खेती कैसे कर पाएंगे। इतनी कम जगह में तो बस मुश्किल से 1 या 2 सब्जियों की ही खेती होगी। मैं तो इतनी ही खुदाई में थक गई हूँ। अभी तो हमें बहुत खुदाई करनी होगी। तुम लोग बीज वगैरह तो लेकर आई हो ना? हाँ, मैं लेकर आई हूँ। यहाँ सब आ जाओ, मैंने चाय बना दी है, चाय पीकर बाकी का काम करेंगे।
क्यों इस तरह ये बहुएं जमीन के नीचे खुदाई कर रही थीं, वो भी खेती करने के लिए? क्या इनके पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन नहीं थी, या जमीन के नीचे खेती करने का कोई और कारण था? तो आइए इसे जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सेठ जी, आप तो जानते हैं कि इस बार हमारी खेती ठीक से नहीं हुई थी और इस साल भारी बारिश की वजह से सारी सब्जियां खराब हो गई थी। हम आपका कर्ज कैसे चुकाएंगे? हमें अगले साल की मोहलत दे दीजिए, हम अगले साल तक आपका सारा कर्ज चुका देंगे। हम पर बस इतना एहसान कर दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। जब तक तुम जैसे लोग हो तो मेरा तो भला हो ही नहीं सकता है। अरे मुझे क्या तुम लोगों ने पागल समझ रखा है? एक तो मुझसे कर्ज लेकर तुम लोगों ने जमीन ली और खेती का काम शुरू किया और कहा कि जल्द से जल्द मेरे सारे पैसे चुका दोगी, लेकिन 2 साल से अभी तक आधे पैसे भी नहीं चुका पाए हो और अभी 1 साल और मांग रहे हो। या तो तुम लोग मेरे पैसे दो या तो ये जमीन मेरे नाम कर दो। अपने घर के हालातों को ठीक करने के लिए कुछ साल पहले इस गरीब परिवार ने सेठ सुधीर से कर्जा लिया था, ये सोचकर कि वो खेती का काम करके जल्द से जल्द सुधीर के सारे पैसे चुका देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, जिसके चलते सुधीर इन सभी का खेत हड़प लेता है और अब रोजी रोटी के लिए इस गरीब परिवार के पास कुछ भी नहीं बचता। तुम इस तरह सब परेशान मत हो, हम 5 भाई अभी जिंदा हैं। कहीं ना कहीं मजदूरी का काम करके थोड़े बहुत पैसे तो कमा ही लेंगे, जिससे 2 वक्त गुजारा चल जाए। मेरे दोस्त ने एक फैक्ट्री में मुझे काम बताया था, वहीं चलते हैं। क्या पता हम 5 भाइयों को एक जगह ही काम मिल जाए। 5 भाई मिलकर उस फैक्ट्री में जाते हैं जहां सिर्फ 2 भाइयों को ही काम मिलता है और बाकी के 3 भाई भी आसपास कहीं मजदूरी का काम देख लेते हैं। लेकिन इस मजदूरी के काम में उनकी इतनी कमाई हो पाती थी जिससे वो मुश्किल से 1-2 वक्त का गुजारा चला सके। वहीं 5 बहुएं भी कई जगह पर नौकरी की तलाश करती हैं, लेकिन कहीं पर भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती। और नहीं तो हमें कहीं नौकरी नहीं मिल रही है और न ही खेती का कोई काम। हम लोगों को तो खेती के काम के अलावा कुछ और काम भी नहीं आता। हमारे तो आंगन में भी इतनी जगह नहीं है कि हम यहाँ पर किसी चीज की खेती कर सके। पल भर में सब कुछ कितना बदल जाता है ना। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे खेत पर उस सेठ सुधीर का हक होगा। अब हम क्या करेंगे? पति की दिहाड़ी की कमाई पर तो जिंदगी भर गुजारा नहीं चला सकते ना। 5 बहुएं कई दिनों तक अलग अलग जगह पर नौकरी की तलाश करती हैं, लेकिन कहीं उन्हें नौकरी नहीं मिलती और अगर किसी जगह नौकरी मिलती तो वहां तनख्वाह कम होती या तो वहां का माहौल ठीक नहीं होता और ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है। जब हम लोग पहले खेती किया करती थी तो एक भी सब्जी के लिए हमें बाजार नहीं जाना पड़ता था, लेकिन अब देखो धनिया तक लेने के लिए जाना पड़ता है। और तो और आजकल सब्जियों के दाम कितने बढ़ गए हैं। कहाँ पहले 20 रुपए किलो आलू थे और कहाँ 80 रुपए आलू हैं। महंगाई में तो हम बस दाल चावल खाते ही रह जाएंगे। दाल चावल भी आजकल कितने महंगे हो गए हैं, कहीं हमारे भूखे रहने के लाले न पड़ जाए। थोड़ी बहुत सब्जियां लेकर वापस घर आ रही होती है कि तभी उन्हें रास्ते में कुछ अमीरों के मकान दिखाई देते हैं। उन अमीरों ने हैंगिंग पॉट्स और दीवारों पर रखे हुए छोटे छोटे गमले में कई रंग बिरंगे फूल रखे थे, जिसे देख सुमन को एक आइडिया आता है। जब ये लोग इन गमलों में फूल पौधे उगा सकते हैं तो हम भी इनमें सब्जियों की खेती भी तो कर सकते हैं। ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा? ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत तो सब्जियों की खेती हम भी कर सकते हैं। सभी बहुएं मिट्टी की मदद से कुछ गमले बनाती हैं। वहीं आसपास कबाड़ी और कूड़ेदान में पड़े हुए बड़े बड़े प्लास्टिक के डिब्बे भी ले आती हैं, जिनमें वो मिट्टी डालकर थोड़े बहुत सब्जियों की खेती करती हैं। धनिया पुदीना जैसी सब्जियां तो आराम से उगाती हैं, लेकिन आलू प्याज टमाटर जैसी सब्जियों को उगाने के लिए वो गमले काफी छोटे थे। इसमें तो इन पुदीने मिर्ची के अलावा ठीक से कुछ उगता ही नहीं है। बाकी सब्जियों के लिए तो हमें जमीन की जरूरत होगी, और कहाँ हमारे पास जमीन है। छोटा सा घर है और घर के बाहर यह मिट्टी का चूल्हा। 5 बहुएं काफी उदास हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ समय और गुजरता है। आंचल को एक दिन रास्ते में कूड़ेदान के पास कुछ टायर दिखाई देते हैं, जिन्हें लेकर आंचल घर आती है और उन टायरों में मिट्टी डालकर उसमें सब्जी उगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी यह कोशिश भी नाकामयाब होती है। बिना जमीन के हम लोग खेती नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करें? हमने इतनी जुगाड़ किया लेकिन हमारी सारी जुगाड़ बेकार रही। ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। 5 बहुएं आंगन में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं कि तभी तारा की नजर उनके पड़ोस में रहने वाले परिवार पर जाती है, जहां पर कुछ बच्चे जमीन खोदकर उसमें से मिट्टी निकालकर मिट्टी से खेल रहे होते हैं। ये सब देख तारा पहले तो उन बच्चों को ही देखती रहती है कि तभी अचानक उसे एक आइडिया आता है। क्या हुआ? अगर हमारे पास जमीन नहीं है तो हम लोग जमीन के ऊपर ना सही लेकिन जमीन के नीचे तो खेती कर सकते हैं ना। जमीन के नीचे खेती? तुम्हारे कहने का मतलब ये है ना कि हम लोग गड्ढा खोदकर उसके नीचे खेती करेंगे? लेकिन भला जमीन के नीचे खेती कैसे हो सकती है? सब्जियों के लिए धूप काफी जरूरी है। बिना धूप और गर्माहट के हम सब्जियों की खेती कैसे करेंगे?
हम जमीन के नीचे खेती करने के लिए बड़ा सा गड्ढा खोदेंगे, जिससे उन्हें धूप के साथ साथ हवा भी मिल जाएगी। और रही गर्माहट की बात, तो हम लोग अपने आंगन में बने हुए मिट्टी के चूल्हे के नीचे ही सब्जियों की खेती करेंगे। ऊपर हमारी रसोई होगी और नीचे हमारा खेत। आराम से बैठकर नीचे से सब्जियां लेंगे और ऊपर उन्हें काट कर बनाएंगे। तारा की यह बात सुनकर बाकी की बहुएं काफी खुश होती हैं, जिसके बाद अब वो सभी बहुएं खेत से फावड़ा लाकर सबसे पहले जमीन के नीचे की खुदाई करती हैं और अब बारी आती है जमीन के नीचे बीज बोकर उसमें पानी डालने की। हमने बीज बोकर पानी डाल दिया है, खेती का सारा काम हमने खत्म कर दिया, लेकिन क्या सच में यहाँ जमीन नीचे हमारी खेती भी हो पाएगी या नहीं? हमने दिल से मेहनत करी है और हमें हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। पांचों बहुएं हर रोज जमीन के नीचे पानी देती हैं और हमेशा अपनी सब्जी उगाने की प्रार्थना करती। कुछ हफ्तों में इन सब्जियों के हल्के हल्के पौधे निकल आते हैं और किसी किसी पौधे पर तो छोटी छोटी सब्जियां भी लगी होती हैं, जिसे देख पांचों बहू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। आखिरकार हम सबकी मेहनत रंग लाई। सिर्फ कुछ समय और फिर ये सारी सब्जियां बड़ी होकर पक्की हो जाएंगी और हम इन्हें आसानी से बाजार में बेच सकेंगे। अगर भगवान ने चाहा तो हम इन सब्जियों को बेच बेच कर अपनी खेती भी वापस ले आएंगे और फिर हम अपनी रसोई के नीचे खेती करने के साथ साथ ऊपर जमीन पर भी खेती कर सकेंगे। पांचों बहुएं कुछ दिन और इंतजार करती हैं और थोड़े ही समय में जमीन के नीचे काफी अच्छी सब्जियों की फसल हो जाती है, जिन्हें वो तोड़कर पहले की तरह ही ठेले पर रखकर बाजार में बेचने के लिए जाती हैं। अरे आपकी सब्जियां तो काफी ताजी लग रही हैं। टमाटर और आलू पर भी किसी तरह की कोई निशान नहीं है, वरना जहां से मैं टमाटर आलू लेता था उसमें छोटे छोटे गड्ढे या अजीब से निशान लगे होते थे। क्योंकि वो सब जमीन के ऊपर की हुई खेती होती है, इसीलिए कीड़े मकोड़े के छोटे छोटे निशान तो सब्जियों पर रह जाते हैं। हमने सब्जियों की खेती जमीन के नीचे से की है, इसलिए हमारी सब्जियां काफी अच्छी हैं। वो पांचों बहुएं बाकी सब्जियों वाले के हिसाब से थोड़े कम दाम में सब्जियां बेचती थीं। साथ ही साथ जमीन के नीचे खेती करने की वजह से उनकी सब्जियों को कोई ज्यादा नुकसान भी नहीं होता था। अच्छी और सस्ती सब्जियों के चक्कर में कई सारे लोग अब उन पांचों बहू से ही सब्जियां लेने लगे थे, जिसके चलते अब धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगी थी। ये देखो, हमने इस बार कितने सारे पैसे जोड़ लिए हैं। अगर सब इसी तरह चलता रहा तो हम तो जल्द से जल्द सेठ के पास से अपना खेत वापस छुड़ा लेंगे। हम पहले पूरे दिन में एक बार का खाना खाकर ही अपना गुजारा करते थे, लेकिन अब देखो हम तीनों वक्त कितना अच्छा खाना खा रहे हैं। ऐसे ही कुछ समय और गुजरता है और कुछ महीनों के अंदर ही वो सभी बहुएं पैसे जोड़कर सुधीर सेठ के पास से अपना खेत वापस ले आती हैं, जिसके बाद सब कुछ बहुएं अपने रसोई के नीचे वाले हिस्से में खेती करती हैं, तो कुछ बहुएं अपने खेत में ही खेती करती हैं और इसी तरह ही हंसी खुशी वो अपना घर का गुजारा चलाती हैं और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपनी खेती बाड़ी को चलाती, पतियों के साथ मिलकर इस रोजगार को आगे बढ़ाती हैं।